हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 10 नंबर की क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विशाल भारत पत्र कहां से प्रकाशित होता था, यानी उसका जो प्रकाशन का स्थान है वो बताना है। कोलकाता, वह दिल्ली, से मद्रास, द लखनऊ। तो जो विशाल भारत है वो हमारे कोलकाता से प्रकाशित होता था, तो ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं इसके प्रकाशक की, यानी जो प्रकाशक है वो कौन था। तो इसका प्रकाशक था बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र है, यानी पत्र था। वह समालोचक, वह प्रताप, स इंदु, वह मतवाला। तो इसके अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है प्रताप, यानी प्रताप है वो कानपुर से प्रकाशित होता था। बात करते हैं समालोचक की। तो समालोचक है वो जयपुर से प्रकाशित होता था। और कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके प्रकाशक। बात करते हैं इंदु। तो इंदु काशी से प्रकाशित होता था। कौन करते थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। बात करते हैं मतवाला की। तो मतवाला वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। निराला करते थे इसका प्रकाशन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजभाषा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राजभाषा आयोग है, वह 351 अनुच्छेद है, वह 343, सह 344, दह 342। तो जो राजभाषा आयोग है उसका वर्णन हमारे 344 नंबर के अनुच्छेद में है। स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 7 जून 1955। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो थे बीजी खेर। बीजी खेर। पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम था बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। क श्रेणी के राज्यों में पत्र व्यवहार की भाषा है, यानी जो क, ख और ग 3 श्रेणियां बनाई गई थी। तो जो क श्रेणी थी उसके अंदर जो पत्र व्यवहार की भाषा है वो क्या थी? अ संस्कृत, ब हिंदी अंग्रेजी दोनों, स अंग्रेजी, द हिंदी। तो जो क श्रेणी में थे वो हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार करते थे, उनकी भाषा क्या थी? हिंदी थी। तो द वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। और जो ख श्रेणी में थे उस ख श्रेणी वालों की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो पत्र व्यवहार कर सकते थे। और ग श्रेणी थी, वो ग श्रेणी वाले सिर्फ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करते थे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां शामिल हैं? 10, ब 18, स 20, द 22। तो देखिए हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां शामिल है। 18 बोलियां। तो ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 बोलियां कैसे कैसे है? हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी भाषा है ये, तो जो पश्चिमी हिंदी है उस पश्चिमी हिंदी जो 1 नंबर है, इस पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां शामिल है। 5 बोलियां शामिल है। कौन कौन सी है? एक हो जाती है हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली। दूसरी बात करें तो ब्रज भाषा हो जाती है। ब्रज भाषा। तीसरी बात करें तो बुंदेली हो जाती है। चौथी बात करें तो कन्नौजी हो जाती है। और 5वीं बात करें तो हरियाणवी हो जाती है।
हरियाणवी हो जाती है। हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रज भाषा है और खड़ी बोली है। ये 5 हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी एक भाषा है। उस पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। छत्तीसगढ़ी। उसके बाद में हमारी राजस्थानी भाषा आती है। राजस्थानी है, उस राजस्थानी के अंतर्गत 4 है। कौन कौन सी है? मारवाड़ी है, मारवाड़ी, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है। मालवी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं। इसके बाद में आती है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी, उस पहाड़ी के अंदर हमारे कौन कौन सी आ जाती है? गढ़वाली आ जाती है, नेपाली आ जाती है और कुमायूनी आ जाती है। ये 3 इसके अंदर काउंट हो जाती है। और फिर आती है हमारी बिहारी। बिहारी भाषा के अंदर आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो देखिए, ये हमारी 5 भाषाएं हो गई। इन 5 भाषाओं, जो हिंदी भाषा की बात करें तो 5 भाषाएं थी हिंदी की। इन 5 भाषाओं के अंदर हमारी 18 बोलियां हो गई। 18 बोलियां कैसे हो गई? जो हमारी पश्चिमी हिंदी थी उसके अंदर 5 थी। पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी थी? 5 थी। फिर पूर्वी हिंदी थी, उसके अंदर 3 थी। फिर हमारी जो राजस्थानी थी, राजस्थानी के अंदर 4 थी। पहाड़ी थी, उसके अंदर भी 3 थी। और मैथिली और मगही भोजपुरी, ये बिहारी के अंदर ये भी 3 थी। तो हमारे देखो 3 3 6 4 10, 10 3 13, 13 और 5 18। ये 18 बोलियां है वो हमारी हिंदी भाषा के अंदर है। जो 5 भागों में जो भाषाएं हैं वर्गीकृत, उसके अंदर अलग अलग के अंदर है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इनमें से पूछा जा सकता है निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है या निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऐसे यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखें। बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को क्या कहा जाता है? यानी हिंदी और उर्दू दोनों मिली हुई है, उस भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसके अगले पैराग्राफ में है। अ में हरियाणवी, ब में खड़ी बोली, स में हिंदुस्तानी, द में ब्रज भाषा। तो हिंदी उर्दू मिली हुई भाषा है, उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। स वाला ऑप्शन है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। बाकी हरियाणवी की बात करें तो हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है, ये भी याद रखना है। खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है, कोरवी कहा जाता है। ब्रज प्रदेश है, जो हमारे जैसे राजस्थान की बात करें तो भरतपुर वाला जो एरिया है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है। उधर फिर आगे चलते हैं तो यूपी वाला जो एरिया है, आगरा, ये सारे ब्रज प्रदेश के अंदर आते हैं। बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? अ आदर्शवादी, ब यथार्थवादी, स आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, द आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। तो देखिए, इसमें द वाला ऑप्शन है आदर्श मूलक एवं यथार्थवादी। द वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। ये जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रेमचंद का दृष्टिकोण था। प्रेमचंद के उपन्यास है वो इस कैटेगरी में आते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। 8 नंबर की बात करते हैं। साहित्य के इतिहास को जनता की चितवर्ती का इतिहास मानने वाले लेखक है? अ प्रेमचंद, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द डॉक्टर नगेंद्र। तो इसके अंदर हमारा ब वाला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी साहित्य के इतिहास को जनता की चितवर्ती का इतिहास मानने वाले जो लेखक है वो है हमारे हजारी प्रसाद, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल। यानी रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना है कि जिन जनता की चित्तवृत्ति है, जनता के विचार जैसे जैसे बदलते उसी प्रकार का जो साहित्य है वो बन जाता है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। गार सादत ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? अ विद्यावादी, ब शब्दानुक्रम, स वर्णानुक्रम, द कालानुक्रम।
तो इसमें वर्णानुक्रम का प्रयोग किया है गार सादेताशी ने अपने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो गार सादेताशी है, उसने अपने इतिहास में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। दूसरी बात, जो शिव सिंह सेंगर है, शिव सिंह सेंगर, तो शिव सिंह सेंगर की रचना है, कौन सी है, वो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। तो उस शिव सिंह सरोज के अंदर भी शिव सिंह सेंगर ने भी ये वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति का। तो कालानुक्रम पद्धति है वो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु थे, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, इन दोनों ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। गार सादेताशी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ब भाषाएं हिंदुस्तान, स राजस्थानी भाषा का इतिहास, द इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर अ वाला ऑप्शन है, बहुत मोस्ट है ये, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी इतिहास लेखन की। बात कर लेते हैं इसकी भाषा की, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसके 2 भाग थे, इस्तवार दे जो ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, इसके कितने भाग थे? 2 भाग थे। प्रथम भाग का प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में हुआ था, और दूसरे भाग का है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और ये इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास था, यानी प्रथम बार इतिहास लेखन शुरुआत की गई थी 1839 ईस्वी में। ठीक है, बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अघोष व्यंजनों की कुल संख्या है, यानी अघोष व्यंजन कितने हैं? अ 5, ब 10, स 13, द 20। तो अघोष व्यंजन है वो 13 है, स वाला ऑप्शन। अघोष और घोष, यानी जो वर्णमाला है वो वर्णमाला मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है, अच्छे से मैंने समझाया, वो वर्णमाला की क्लास में सारा मैटर मैंने अच्छे से बताया है, तो आप जाकर वो क्लास देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं अघोष व्यंजन फिर होते कौन कौन से। तो देखिए, हमारी जो वर्गीय ध्वनि है, उस वर्गीय ध्वनियों में जो पहला अक्षर है क और ख, ये अघोष है। फिर जो दूसरा वर्ग है च वाला, उसके अंदर च और छ है, वो अघोष है। फिर ट वाली में ट और ठ, वो क्या है? अघोष है। फिर बात कर लेते हैं हमारे त वाली में त और थ, वो अघोष है। फिर प वाली में प और थ, वो अघोष है। तो ये तो हमारे ये हो गए, कितने हो गए? ये 5 के हिसाब से 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो ये हो गए वर्गीय ध्वनियों वाले। और उसके बाद में हमारे जो तालव्य स है, मूर्धन्य स है और दंत्य स, 3 ये हो गए। तो ये हमारे मिलकर पूरे कितने हो गए? 13 हो गए कोर्स। आगे देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, घोष व्यंजनों की संख्या है। अघोष के बारे में हमने देख लिया, घोष की कितनी होती है? अह 10, वह 20, सह 30, दह 40। तो देखिए इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है 20, यानी घोष है वो कितने होते हैं? अघोष 13 होते हैं और घोष कितने होते हैं? 20 होते हैं। कौन कौन से होते? वही है जो वर्गीय ध्वनियों के, जैसे क और ख तो वहां ले लिया, तो फिर पीछे बच गया ग, घ और अंग है। उसके अंदर च और छ वहां ले लिया, तो फिर ज, झ और ये। फिर उसमें ट वाली में ट वहां आ गया, तो ड, ढ और ण। फिर त वाली में ट वहां आ गया, त फिर द, ढ और न। और प में ब, भ और म। तो ये मिलाकर कितने हो गए? 15 हो गए। 3 3 6 3 9 12 15, तो ये 15 हो गए। 15 के बाद में हमारी 5 और कौन कौन से रह गए, वो भी तो देख लेते हैं। तो 5 के अंदर हमारे ये, र, ल और व, और एक हो जाता है, ये 5 हो गए। तो ये हमारी 20 हो जाती है। ये र, ल, व है और ये, तो ये हमारी 20 हो जाती है। तो घोष ध्वनियां 20 होती है और अघोष ध्वनियां 13 होती है। आगे बात करते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। कुल सघोष वर्णों की संख्या है, कुल सघोष वर्णों की संख्या है। तो देखिए याद रखना है, घोष और सघोष एक ही होते हैं, घोष और सघोष एक ही होते हैं, पर वहां और यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है, वो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं।
यहाँ पर आपको पूछा है घोष व्यंजनों की संख्या है, घोष व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों और वर्णों में फर्क होता है, व्यंजनों और वर्णों में फर्क होता है। तो घोष व्यंजनों की संख्या वो 20 है, अघोष व्यंजनों की संख्या वो 13 है। अब यहाँ पर पूछा कुल सघोष वर्णों की संख्या है, वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो ये फर्क है वो ध्यान में रखना है। तो कुल सघोष वर्णों की संख्या अ 11, ब 31, स 33, द 36, तो यहाँ पर हमारे 31 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 20 तो जो ऊपर वाले जो थे व्यंजन, घोष जो व्यंजन थे 20 तो, और 11 हमारे क्या हो जाते हैं स्वर हो जाते हैं, वो स्वर क्या सघोष ही है, तो 11 और 20 है वो 31 हो जाते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखनी है। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं ये रे ले व ब तालव्य से मूर्धन्य से दंत्य से काकल्य है स ड़ और ढ और द ये और वह। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन है वो हमारे कौन से कहलाते हैं, ये रे ल व कहलाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से है, ये उष्म व्यंजन है, तालव्य से मूर्धन्य से दंत्य से काकल्य है, ये उसमें व्यंजन है। ड़ और ढ की बात करें तो ये द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। और ये और वह की बात करें तो ये अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है वो है 6 का शुद्ध रूप है, है में दे रखा क उसकी हलंत है, स उसकी हलंत है और ए, ब में दे रखा क और स में दे रखा क और स, द में दे रखा क स के हलंत है और आ। तो इसका शुद्ध रूप है वो हमारे ए वाले में है, ए वाले में इसका इस प्रकार शुद्ध रूप होगा, इसके टुकड़े। बाकी अगर आपको इस प्रकार भी दे सकता है, जैसे क के हलंत लगा दे और इस है उसके हलंत ना लगाए, इस प्रकार भी दे सकता है, तो भी ये शुद्ध रूप है, क्योंकि ए जब बाहर निकल रहा तब इसके हलंत लगता है, जब तक ए बाहर नहीं निकला तो इसके हलंत नहीं लगता है। बाकी देखो ब वाला हो जाता है परंतु क के हलंत नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका माइनर सा जो अंतर है वो आपको दिमाग में रखना है। बात कर लेते हैं जो संयुक्त जो है सारे उसके भी, तो जो त्रय है उस तरह के कैसे होंगे, तो त्रय में भी ऐसे ही होगा, उसके अंदर एक तो तय होता है जिसकी हलंत लगा देते हैं, फिर रे होता है जिसकी हलंत लगा देते हैं, तो उसमें से ए बाहर आ जाता है। फिर जय की बात कर लेते हैं, तो जय में ऐसा ही होता है कि उसके अंदर जय होता है, उसकी हलंत लगा देते हैं, फिर हमारा ये हो जाता है, इसकी हलंत लगा देते हैं, तो हमारा ए बाहर आ जाता है। ऐसा ही श्रय में होता है, ऐसा ही श्रय में होता है। श्रय में क्या होता है, एक तो ये स हो जाता है शंकर वाला, इसके जब हलंत लगा देते हैं तो रे के हलंत लगा देते हैं, फिर ए बाहर आ जाता है। तो ये सारे हमने टुकड़े कर लिए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन थे जिसको हमने अच्छे से व्याख्या करते हुए देखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।